हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 2 में पूछे जाने वाले हिंदी एमजे2 पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, रीतिकालीन काव्यधारा की प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले परिचय लिखना है। परिचय लिखने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड माना है। इसका काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। इसका नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम रीतिकाल को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार की रचनाएं हुई। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध, तीसरा रीतिमुक्त। रीतिकाल में अलंकारों और छंदों के अधिक प्रयोग के कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। ये सारी चीजें परिचय में लिख लेना है। उसके बाद रीतिकाल का पहला प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण। इस काल के प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन करना है। इस काल के आश्रयदाता राजाओं को वह कविता सुनने में अच्छा लगता था जिसमें नारियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो। कवियों को राजा की पसंद की रचनाएं करने से उन्हें धन संपत्ति मिलती थी, इसलिए वे अधिक से अधिक सौंदर्य वर्णन किए। ये कवि स्त्रियों के बाह्य शारीरिक अंगों, रूप, रंग, बनावट का वर्णन करते थे। ये कवि स्त्रियों के आंतरिक सौंदर्य, उनके चरित्र का वर्णन नहीं करते थे। रीतिकाल के जो कवि होते थे वो राजाओं के कहने पर सौंदर्य चित्रण किया करते थे। स्त्रियों के बाह्य अंग, बाहरी शरीर का वर्णन किया करते थे, जबकि उसके आंतरिक चरित्र का वर्णन नहीं करते थे। दूसरा प्रवृत्ति है श्रृंगारता की प्रधानता। रीतिकालीन कवियों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता श्रृंगारिता थी। ये कवि विलासी आश्रयदाता राजाओं के बंधन से युक्त थे। राजाओं की सराहना के कारण इनकी रचनाएं अश्लीलता को स्पर्श करने लगी थी। उनकी श्रृंगारिक रचनाएं उच्च कोटि की नहीं है। ये रचनाएं विलास वृत्ति के कारण सौंदर्य, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपों का वर्णन तक ही सीमित रह गया, आंतरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाए। रीतिकाल की दूसरी विशेषता है कि इस काल में श्रृंगारिक रचनाएं भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन श्रृंगारिक रचनाएं इस प्रकार हुई कि ये अश्लीलता को स्पर्श करने लगी, अश्लीलता तक छू गई। इसलिए कहा जा सकता है कि इस काल में जो श्रृंगारिक रचनाएं की गई थी वो उच्च कोटि की नहीं की गई थी। अगला तीसरा प्रवृत्ति है अलंकार की प्रधानता। रीतिकाल में अलंकार भी बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए थे अलंकारों की। रीतिकाल के कवि को अलंकारों से सजाने पर ही अपना कार्य सार्थक समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका इतना मोह था कि जहां अलंकार की आवश्यकता नहीं होती थी, ये वहां भी अलंकार का प्रयोग करते थे। जिस कविता में अलंकार नहीं होता था उसे केशव दास सुंदर कविता मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार स्त्री आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार कविता बिना अलंकारों के अच्छे नहीं लगते। रीतिकाल को अलंकार प्रधान रचनाएं भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में अलंकारों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। केशवदास मानते थे कि जिस प्रकार स्त्री बिना आभूषण पहने अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविताएं में भी बिना अलंकार के सुंदर नहीं लगेगा। अगला विशेषता है संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता। इस काल के कवि अपने प्रेमिका के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं कर सके, उनसे ये बिछड़ गए, इसलिए ये कवि अपनी प्रेमिका के याद में डूबे रहते थे। घनानंद ने अपने वियोग में कई कविताएं लिख दी और उनके याद में पूरा जीवन बिता दिया। इस काल के जो कवि होते थे
वो चाहते थे कि मेरी प्रेमिका वापस आएगी, लेकिन दोबारा आए नहीं, इसलिए ये सारे कवि उसके वियोग की कविताएं लिख लिख कर अपना जीवन बिता दिए। अगला विशेषता है प्रेम में एक निष्ठा। ये कवि अपने पूरे जीवन में एक ही स्त्री से प्रेम करते थे, चाहे वह इसके साथ हो या ना हो। ये जीवन भर उनके प्रति समर्पित रहते थे। ये प्रेमिका से मिलन की आस लगाए रहते थे। इस काल के जो कवि होते थे वे प्रेम में एक निष्ठा भाव रखते थे। वे जिस स्त्री से प्रेम करते थे उसी से करते रहते थे, चाहे वह उनकी प्रेमिका उसके साथ हो या ना हो। और ये हमेशा आस लगाए रहते थे कि इनके प्रेमिका आएगी और इनसे मिलेगी। रीतिकाल की अगली विशेषता है भाषा का नूतन प्रयोग। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में भाषा का अलग तरीके से प्रयोग किया है। इन्होंने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल के जो आश्रयदाता कवि थे उनमें से अधिकांश कवि ऐसे थे जिन्होंने भाषा का नूतन प्रयोग नहीं किया, उन्होंने वास्तविकता को नहीं दिखाया है। उन्होंने राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर भी रचनाएं की है, लेकिन रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि जो थे उन्होंने रीतिकाल में भाषा का नूतन प्रयोग किया है, नए तरीके से प्रयोग किया है और जीवन की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया है। जो वास्तविक है उन्हीं की रचना इन्होंने की है। विशेषता लिखने के बाद निष्कर्ष लिखना है। अतः रीतिकाल के विशेषताओं से पता चलता है कि इस काल में की गई रचनाओं में समाज को नहीं दिखाया गया है। यह कवि सिर्फ राजाओं का मनोरंजन करने का कार्य करते थे, जिसके कारण कवि समाज की वास्तविकता से परिचित नहीं करा पाए। कहा जा सकता है कि रीतिकाल जो काल था उसमें सारे जो कवि थे वो राजाओं के आश्रित में रहते थे और राजाओं के कहने पर ही ये रचनाएं करते थे, जिसके कारण इन्होंने समाज के सच्चाई को नहीं दिखा पाए।